हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक बार एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एक ऑथेंटिक बुक होती है और आजकल का एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको हमने नोट कर लिया जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में हम किस किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे जानेंगे और यहाँ पर क्या क्या कुछ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से चैप्टर है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की क्लास 8 की सेकंड चैप्टर है यहाँ पे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखिए इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। और यहाँ पे बताया गया कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके साथ ही हम इन सब के यहाँ पे जानेंगे कि ये हमारे जीवन में मित्र की तरह किस प्रकार से काम करते हैं, यानी इनका बेनिफिट क्या है और इनसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, यानी ये शत्रु की तरह किस प्रकार से हमारे इसमें जीवन में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे जीवाणु के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के होते हैं, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरस के बारे में बताया गया है और प्रोटोजोआ इस प्रकार से बताया गया है। साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सूक्ष्म जीव के बारे में कि किसने किसकी खोज की थी। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि लुईस पास्चर ने यहाँ पे किण्वन की खोज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के बारे में दिया गया कि 1929 में उन्होंने फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए यहाँ पे संवर्धन का काम किया था और इन्होंने पेनिसिलिन एक दवा बनाई थी। इसके अलावा हम एडवर्ड जेनर के बारे में जानेंगे कि एडवर्ड जेनर ने यहाँ पे चेचक की खोज 1798 ईस्वी में की थी। तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से चैप्टर है ये। और इसके साथ में हम यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी में के, वो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें जो हमने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ऐसे जीव जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते और इनके लिए अगर आप देखें इनको तो माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, प्रोटोजोआ, और इसके अलावा यहाँ पे फंजाई है जिसको कवक कहते हैं, और एल्गी है जिसको शैवाल कहते हैं। और देखिए दोस्तों, वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो वायरस भी है, लेकिन उसको अभी हम इनके श्रेणी में नहीं रखते हैं। अभी हम उसका कारण बताएंगे, क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच आता है। यानी जब तक वो एनवायरनमेंट में रहता है वो एक तरह से नॉन लिविंग रहता है, लेकिन जब तक वो जब किसी के शरीर में वो प्रवेश करता है तब वो वहाँ पर लिविंग हो जाता है। तो उससे पहले वो नॉन एक्टिव रहता है, और जैसे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करता है फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर केवल 4 ही वर्गों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु, परजीवी यानी प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी में। अब देखिए यहाँ पे तालाब में एल्गी वो जो फंगस होती हैं ये ब्रेड में देखी जाती हैं, जबकि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जो तालाब होता है उसमें एल्गी को आप देख सकते हैं। फंगस जो होती है वो ब्रेड में आपको देखी जाती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनको नहीं देखा जाता? तो इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इसकी एक सिंगल सेल को देखेंगे तो सिंगल सेल को आपको देखना संभव नहीं है, लेकिन ये जो आप देखते हैं एल्गी को या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ये जो दिखती हैं आपको ब्रेड में, ये बहुत सारे सेलों का यहाँ पे बना होता है। यानी इनको हम कह सकते हैं कि ये एक फंगल कॉलोनी होती है जिसको हम देख सकते हैं। यानी बहुत सारे जब आपस में मिल जाते हैं तब हम उनको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंगल फंगल को देखें तो आप इसे नहीं देख सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कि तालाब में एल्गी और फंगल ब्रेड में देखी जाती है, जबकि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं देख सकते, फंगल कॉलोनी को हम देख सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वायरस, तो वायरस क्या है? तो वायरस जो होते हैं ये ना तो लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए बैक्टीरिया जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक होता है, यानी इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है। यानी इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इनकी जो कोशिका होती है, सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। यानी जो पेप्टिडोग्लाइकोन होती है ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है।
तो इसकी सेल वॉल बनी होती है। अब देखिए ये हमारे लिए किस प्रकार से एक मित्र की तरह काम करते हैं, यानी किस प्रकार से लाभदायक हैं। तो बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, ये हमारे ह्यूमन लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस की, तो लैक्टोबैसिलस जो यहाँ पे बैक्टीरिया है ये दही का निर्माण करता है, यानी कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपने देखा होगा दूध से दही का जमना लैक्टोबैसिलस के कारण ही होता है, और ये एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा था और एग्जाम में आया भी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटाई, जिससे एसिटिक एसिड बनता है, और ये जो एसिटिक एसिड है इसी से विनेगर बनता है। यानी अगर आपने 100% जो एसिटिक एसिड है इसका अगर 8% आपने यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया और 92% आपने वाटर मिला दिया तो ये विनेगर बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया बहुत ही अलग अलग जगह यहाँ पे काम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, एजिटोबैक्टर, ये सभी के सभी ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। तो ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि इन्वायरमेंट में लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधे तौर पे नहीं ले आ पाते। तो इसलिए इन पेड़ पौधों की जड़ों में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, एजिटोबैक्टर, इस प्रकार के बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये मिट्टी में होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं, जिससे कि नाइट्राइड में टूट जाता है, कन्वर्ट होता है, और इससे जो प्लांट हैं वो आसानी से इसको ले पाते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है, कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है लिग्यूमिनस प्लांट, यानी जो दाल वाली पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बीन्स हो गया, और आप यहाँ पे चना की बात करें तो इनकी अगर आप जड़ों में देखोगे तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और यही बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो अधिकतर जितने भी लिग्यूम वाले प्लांट होते हैं, यानी दालें वाली पल्सेस वाले जो यहाँ पे प्लांट होते हैं, उन सभी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जड़ों में, इनका कलर रेड या फिर आपने देखा होगा पिंकिश या फिर थोड़ा येलोइश होता है। ये लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी वजह से यहाँ पे इनका कलर पिंक या फिर रेडिश होता है, तो वो होता है लेग हीमोग्लोबिन की वजह से। अब देखिए इसके अलावा देखिए बैक्टीरिया का क्या यूज है, तो बैक्टीरिया का यूज एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं इनसे ये हानिकारक भी होते हैं, ये हमारे लाइफ में शत्रु की तरह भी काम करते हैं। तो इसमें हम हानिकारक की बात करें तो क्या क्या रोग होते हैं, तो ये बैक्टीरिया से यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइफाइड होता है, तपेदिक, और लिप्रेसी यानी कुष्ठ रोग होता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉलेरा यानी हैजा होता है। डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, ये सभी के सभी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है कि डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की से फैलने वाला रोग है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है वायरस। तो वायरस भी देखिए एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं इसको। तो ये भी पूछा जाता है कि वायरस क्या है, तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। और देखिए जो वायरस होता है इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं। वायरस जो होता है इसके बीच में न्यूक्लियस एसिड होता है, और इसके चारों ओर एक कवर होता है, प्रोटीन का कोट बना होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरस के ऊपर जो एक प्रोटीन का कोड होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। वायरस का यूज किस में किया जाता है, तो वायरस का यूज रिसर्च में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वायरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। वो है, आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को इसलिए स्वच्छ कहा जाता है क्योंकि उसमें एक वायरस पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये वायरस पानी में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया हैं इनको किल कर देता है। इस वजह से गंगा का पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। और आपने देखा होगा इसीलिए अगर आप गंगा का पानी को आप कई दिनों तक रख भी देते हैं तो उसमें कभी भी बैक्टीरिया नहीं लगते, यानी वो पानी ख़राब नहीं होता। इसी वजह से, क्योंकि उस पानी में एक वायरस मौजूद होता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे वायरस, तो वायरस से काफ़ी डिजीज़ भी होती हैं और ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। इससे अगर हम बात करें तो कौन कौन सी डिजीज़ यहाँ पे होती है, तो वह है यहाँ पे रेबीज, खसरा, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। तो ये सभी के सभी जो हैं ये वायरस से फैलने वाले रोग हैं। अब यहाँ पे हम बात करें थर्ड नंबर पर प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ जो होता है ये यूनिसेलर होता है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक होता है और इसकी जो सेल वॉल है ये अब्सेंट होती है, यानी इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इससे देखिए कौन कौन से यहाँ पे रोग होते हैं, तो इससे काला ज्वर और इसके अलावा मलेरिया होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें निंदा रोग, पेचिश, अतिसार, ये सभी के सभी किससे फैलते हैं, तो ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियाँ हैं।
इसके बाद आते हैं फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं। तो देखिए, तो फंजाई होती है ये मल्टी सेलर होती है, यानी बहुकोशिकीय होती है। ये यूकैरियोटिक सेल्स की होती है और साथ में जो उसकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। इसके यूजेस देखें तो फंजाई जो होता है इसका आपने देखा होगा बेकरी में यूज किया जाता है, अल्कोहल में से ज़्यादा यूज किया जाता है इसका, और इसके अलावा इसकी एंटीबायोटिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला जो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो किसने खोजा था, तो वो 1929 में ए फ्लेमिंग ने खोजा था, और जो कि जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने देखो हर एग्जाम में रिपीट हो जाता है ये। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ए फ्लेमिंग ने यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी, तो 1929 में, और ये पहला एंटीबायोटिक था। अब देखिए यहाँ पे जो फंजाई है इससे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, तो इससे खुजली, दमा, खाज, एथलीट फूड, गंजापन, दाद, इस प्रकार से ये बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा जो फंजाई है इसको खाने में भी यूज किया जाता है। आपने देखोगे जो अगेरिकस है और मशरूम है, ये दो प्रकार के जो फंजाई हैं जो सबसे ज़्यादा हम लाइफ में यूज करते हैं। मशरूम आपने देखा होगा, तो इनको हम खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा है यहाँ पे शैवाल। शैवाल की बात करें तो शैवाल जो होता है, शैवाल यहाँ पे यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे मल्टी सेलर दोनों हो सकते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको याद रखना है कि शैवाल का सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का। इसका काम किस में होता है, आयोडीन में। आप देखोगे बहुत सारे कलर में पिगमेंट देने में भी शैवाल का यूज किया जाता है। इसके अलावा सी फूड में ये क्या करता है कि समुद्र में चारे के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्पेस फूड में, जो यहाँ पे स्पेस में जाते हैं उनका भी यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फॉडर के रूप में यानी चारे के रूप में भी एल्गी का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम के दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नामक जो सूक्ष्मजीव होता है ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। इसके अलावा जो लुईस पाश्चर है इन्होंने फर्मेंटेशन यानी किण्वन की खोज जो है 1857 में की। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज 1798 ईस्वी में की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नींबू कैंकर जो है ये जीवाणु के द्वारा, गेहूं में जो रस्ट होता है कवक के द्वारा, और जो भिंडी में जो पित्त वो होता है ये वायरस के द्वारा पौधे का एक रोग है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यीस्ट कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो ब्रेड और इडली में होती है। इसकी वजह से जो ब्रेड और इडली है ये फूल जाते हैं। डेंगू के वायरस का जो वाहक होता है वो मादा एडिज मच्छर होता है। और इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिया गया कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके एकाएक ठंडा कर देते हैं, तो उस भंडारण कर लेते हैं। तो ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म वो उनकी वृद्धि रुक जाती है, और इस प्रोसेस को पाश्चरीकरण कहते हैं। तो जो भी आपने देखा होगा जो पैकेट वाले दूध आते हैं उसमें यही प्रोसेस की जाती है ताकि वो दूध ख़राब नहीं होता है और उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। तो उसमें पाश्चराइजेशन यानी का प्रोसेस यहाँ पे की जाती है। तो चलिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के यहाँ पे आपने नोट्स हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब चलिए यहाँ पे जो इसमें दिया गया है लास्ट में क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। यहाँ पे दिया गया सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जाता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं हमने आपको बताया कि इनको किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नीले हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं। तो किसका करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करते हैं, और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये यीस्ट के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। हैजा के द्वारा फैलता है। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला यहाँ पे यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो किसके उत्पादन में क्या होता है, यीस्ट का उपयोग, तो यीस्ट का उपयोग यहाँ पर अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है, तो वह है यहाँ पे मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। तो संचरणीय रोगों का जो मुख्य कारक हुआ है वो कौन सा है, तो वह है यहाँ पे घरेलू मक्खी। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है किसके कारण, तो ब्रेड अथवा जो इडली है वो किसके कारण फूल जाती है, तो वो यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है उसको किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कॉलम मिलान करना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात करें जीवाणु, तो जीवाणु जो है इनका काम क्या होता है, तो ये
हैजा का कारक होता है। इसके अलावा हम राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम है जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लैक्टोबैसिलस की बात करें अगर हम, तो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये दही का जमना। यीस्ट की बात करें हम तो यीस्ट जो होता है ये ब्रेड की बेकिंग में क्या आता है। और एक जो प्रोटोजोआ है इसका वर्क क्या होता है, तो ये यहाँ पर एड्स का कारक बन सकता है। और इसके अलावा एक वायरस जो होता है ये अगर हम बात करें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर हम विषाणु की बात करें तो ये एक एड्स के कारण बनता है। और जो एक प्रोटोजोआ है ये यहाँ पर मलेरिया का कारक बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको मिलाया। और एनसीईआरटी की बुक से ये आपको ज़रूरी था इसको करना, क्योंकि यहीं से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठाकर यहाँ पे पूछ दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने यहाँ पे चैप्टर 2 किया, इसके साथ ही हम आगे भी इसमें करते रहेंगे।